हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और सुपर कैंप पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिया उसमें यह सीखा कि पॉलीमर क्या है और फंक्शनैलिटी क्या है, यानी कि पॉलीमर की डेफिनेशन और उसकी फंक्शनैलिटी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग पॉलीमर के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। अगर देखा जाए तो पॉलीमर को कई तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही क्लासिफिकेशन आपको सीखने हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए सीखते हैं कि क्या है क्लासिफिकेशन पॉलीमर का। तो यहाँ पर मैंने पहला लिखा हुआ है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। अगर सोर्सेस की बात करें तो यहाँ पर पॉलीमर को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला यहाँ पर होगा बेटा, ये होगा नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर का मतलब है कि जो नेचर में मिलता है, यानी नेचर उसको सिंथेसाइज करता है, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, और कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल पॉलीमर का मतलब होता है कि सिंथेसाइज बाय प्लांट एंड एनिमल्स, इनमें जो मिलने वाले आपके पॉलीमर्स होंगे। तो अगर इनमें देखें तो प्लांट में, अगर प्लांट की बात करें तो इसमें जैसे आपका स्टार्च हो गया, स्टार्च में जैसे सेलुलोज हो गए, है ना बेटा, सेलुलोज सुना होगा आपने, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है सेलुलोज। डीएनए, आरएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनके अगर हम मोनोमर की बात करें तो इसका मोनोमर होता है ग्लूकोज। इसका मोनोमर क्या होगा बेटा, ग्लूकोज। और डीएनए और आरएनए की बात करें तो इसका जो मोनोमर होगा, जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा, वो होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स में। इसके अलावा प्रोटीन जो होते हैं, इसका जो मोनोमर होता है बेटा एमिनो एसिड, ये इसका क्या हो गया, मोनोमर हो गया। तो ये नेचर में बनते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं, इनका डायमीटर आपके लगभग 2 नैनोमीटर से होता है और लेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और न्यूक्लियोटाइड यूनिट जुड़ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। ऐसे सेलुलोज हैं जिसमें ग्लूकोज के मोनोमर मिलते हैं, है ना। तो ये नेचर में सिंथेसाइज होता है, ये नेचुरल पॉलीमर में आ जाएंगे। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन वगैरह हो गया इसमें, ठीक है। सेकंड जो हम क्लासीफाई करेंगे वो करेंगे सिंथेटिक पहले पढ़ लेते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर ये नेचुरल नहीं होते, ये मैन मेड होते हैं, यानी मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ये मैन मेड पॉलीमर होते हैं। इनको हम लोग इंडस्ट्रीज में सिंथेसाइज करते हैं, बल्क में इसको बनाते हैं। पहले तो लैब में हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद बल्क में लार्ज अमाउंट में किसी इंडस्ट्रीज में बनाया जाएगा, जहां पर मानव का हस्तक्षेप होगा, यानी ये मैन मेड होंगे। तो इनको छोड़कर बाकी जितने भी हो गए बेटा वो क्या आ जाएंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ बेटा उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, इससे आपका एक नोट्स भी बनता चला जाएगा, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी है। ऐसे ही होता है पॉलीएथिलीन, इसे पॉलीथीन भी कहते हैं, है ना। इसी तरह से पॉलीमेथाइल मेथ एक्राइलेट, PMMA, क्या होगा फुल फॉर्म, पॉलीमेथाइल मेथ एक्राइलेट। इसी को कहते हैं प्लेक्सीग्लास, कहते हैं प्लेक्सीग्लास, ठीक है। ऐसे आपका नायलॉन हो जाएंगे। नायलॉन ये पॉलीएमाइड होते हैं बेटा, पॉलीएमाइड कैसे होते हैं, ये पॉलीएमाइड, मतलब इसी में आप लोग क्या पढ़ते हैं, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6, ये सब आपके सिलेबस में है, ये सब बहुत एग्जाम में आते हैं, लगभग सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये खूब पूछे जाते हैं। डेक्रॉन इसे कहते हैं पॉलिस्टर,
पॉलिस्टर, क्या होते हैं बेटा? पॉलिस्टर। इसी को टेरिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और टेरिलीन, यही होता है टेरिलीन। ऐसे बहुत से, देखिए जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर हैं उनको हम जनरली 3 कैटेगरी में क्लासीफाई भी करते हैं। एक मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि प्लास्टिक में कर दिया आपने, प्लास्टिक में भी 2 पार्ट हो जाएंगे, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट। रबर आ जाएगा इसमें, जिसमें बहुत सारे सिंथेटिक रबर है, जैसे टायर वगैरह बनते हैं, है ना, शूज सोल बनते हैं, ठीक है। और फाइबर, तो मतलब कि दुनिया भर के जो आप पॉलीमर देखते हो ना अगल बगल अपने दाएं बाएं, ठीक है, वो सभी कहीं ना कहीं इन्हीं 3 कैटेगरी में है। और जो डिमांड है लोगों की, जैसे मान लो प्लास्टिक की डिमांड है, रबड़ की डिमांड है, तो नेचुरल तरीके से तो कर नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है उनको हम लोग क्या करेंगे? सिंथेसाइज करेंगे, लैब में करेंगे, फिर बल्क में किसी फैक्ट्री में करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सभी इन्हीं कैटेगरी में ही आएंगे। वो तो जिसमें जो मैन मेड हो, जो मानव द्वारा निर्मित हो, वो आपके सिंथेटिक पॉलीमर, जो नेचर खुद उसको सिंथेसाइज करे, वो नेचुरल पॉलीमर। और इन दोनों को मिलाकर जो हम बनाएंगे 3rd कैटेगरी, वो होगा बेटा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें तो जैसे कि टेरिकॉट, सिंपल है, जो आप सुने हुए हो। टेरी का मतलब होगा बेटा टेरिलीन, ये टेरिलीन कैसा है? सिंथेटिक है। कॉट का मतलब हो जाएगा कॉटन, कॉट का मतलब कॉटन, ठीक है, सूती कपड़े। तो जब इनको मिला देंगे तो ये जो पॉलिस्टर मिक्स बनते हैं कपड़े, वो टेरिकॉट टाइप के होते हैं। तो मतलब कि नेचुरल और सिंथेटिक दोनों को मिलाकर यहाँ पर ये बनाया गया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, उनके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करते हैं। इसी को आप डिटेल्स में अच्छे से देखते हैं। जैसे डीएनए आरएनए है तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ लिया, कैसे उसमें लिंकेज होगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, डिटेल्स में आगे आपको मिलेगा, ठीक है, आगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा। आइए, ये हो गया पहला, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर भी हम इसको क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। अगर स्ट्रक्चर के बेस पे करें तो चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ पर दूसरा क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेस पर। तो बेटा यहाँ पहला लीनियर पॉलीमर होगा। कैसा होगा? लीनियर पॉलीमर है, ये सब सिंथेटिक में आएंगे। अब इसके बाद जितने भी हैं हम लोग पढ़ेंगे, जो भी यहाँ पर प्रोसेस देखेंगे पॉलीमराइजेशन वगैरह, सब सिंथेटिक टाइप का देखेंगे। लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं? जब मोनोमर यूनिट जुड़ते हुए चले जाएंगे इस तरह से, तो एक चेन फॉर्म करेंगे। मान लो ए जो है कोई मोनोमर है, यूनिट है, जैसे पॉलीएथिलीन है, तो पॉलीएथिलीन का मोनोमर क्या हो जाएगा बेटा? मोनोमर मतलब जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा जिससे वो बने होंगे, ये होगा पॉलीएथिलीन का मोनोमर, एथीन मॉलिक्यूल्स। तो मैंने यहाँ सिंबल लिया है ए से, ठीक है, लेटर ए लिखा हुआ है। और जब ये मोनोमर जुड़ते चले जाएंगे एक लीनियर फॉर्म में, तो एक लंबी चेन बनती हुई चली जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा पॉलीमर का, उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलीमर। क्या कहेंगे उसको? लीनियर पॉलीमर, ठीक है। यानी कि इसमें जो मोनोमर यूनिट है एक चेन बनाते हुए चले जाएंगे, उनमें किसी भी टाइप कोई ब्रांचेस नहीं मिलेगा, वो किसी दूसरे चेन के साथ लिंक नहीं होंगे, बस एक रस्सी की तरह, एक सीधी रस्सी की तरह वो आपको पॉलीमर मिलेगा। दूसरा जो यहाँ पे होगा वो होगा बेटा ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर की बात करें तो यहाँ लीनियर तो होंगे, ठीक है, नो डाउट्स, लीनियर पॉलीमर तो बन रहे हैं, एक चेन बनाता हुआ चला जा रहा है। इसी चेन के बीच बीच में कहीं अदर छोटे छोटे चेन की क्या हो जाएगी? ब्रांचेस हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो एक मेन स्टेम हो गया, कोई प्लांट है, कोई पेड़ है, उसका एक मेन स्टेम हो गया और वहीं से कई शाखाएं निकलेंगी, छोटे छोटे क्या निकलेंगे? शाखाएं निकलेंगी। तो वैसे यहाँ पर भी है, यानी कि जो हमारा पॉलीमर है वो एक लीनियर चेन में है
उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा, ब्रांचेस निकलेगा। यानी कि सच टाइप ऑफ पॉलीमर कंटेन लीनियर हैविंग सम ब्रांचेस। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। इसका जो थर्ड फॉर्म होगा उसको देखते हैं, इसको नोट डाउन करते चले जाइएगा, बहुत आसान है। इसी को ही अपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्रेस करना है, कहाँ, एग्जाम में। अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड हो जाएगा इसका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होंगे, इनमें सभी चेन जो आपके लीनियर चेन है वो सभी के सभी चेन आपस में कनेक्ट होंगे, आपस में जुड़े होंगे, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करेंगे। इसीलिए इसको 3D पॉलीमर भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क। ठीक है, जैसे आपने बैडमिंटन का नेट देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें कई सारे लीनियर क्या होंगे, थ्रेड होंगे, धागे होंगे, वो सभी आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस तरह का जो पॉलीमर होगा जिसमें लीनियर चेन आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जुड़े होंगे, उन्हें हम कहेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें कि लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल अगर हम देखें बेटा, तो उसमें हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो हार्ड प्लास्टिक बनते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो हार्ड प्लास्टिक जो बनते हैं, वो सब मैक्सिमम इसी के ही होते हैं। ऐसे ही जो हमारे लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनते हैं वो लगभग ब्रांच टाइप के होते हैं। और बेकेलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है ये बेकेलाइट। ये बेकेलाइट जिससे स्विच वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट बनते हैं वो सब कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं। और ये क्रॉस लिंक्ड ही क्या होते हैं, थर्मोसेट पॉलीमर होते हैं। कैसा होता है बेटा, थर्मोसेट। थर्मोसेट का मतलब ये हुआ कि ये इनको अगर हम हीट करेंगे तो सॉफ्ट नहीं होंगे, ये नर्म नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन पिघलेंगे नहीं, सॉफ्ट नहीं होंगे। यानी एक बार सेट तो सेट। और ऐसा होता क्यों है, ये जल क्यों जाते हैं, सॉफ्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि इनकी क्रॉस लिंकिंग बेटा यहाँ से ब्रेक हो जाती है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्रॉस लिंकिंग ब्रेक हो जाएगी, तो ये दोबारा दूसरे शेप पे नहीं आ सकते, मतलब इनको रीयूज नहीं कर सकते। इनको रीयूज कैन नॉट बी रीयूज, यानी रीयूज इसको नहीं कर सकते। बाकी जो प्लास्टिक्स होते हैं जिसमें थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो उनको हम रीयूज कर सकते हैं, सब रीयूज हो जाएंगे। आपके जो मग है, बाल्टी है, टूट जाती है तो कबाड़ी उसको खरीद लेगा, है ना, उसको खरीद लेगा, क्योंकि वो फैक्ट्री में जाएगा तो उसको मेल्ट करके दोबारा कोई उससे चीज़ हम बना सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस और ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर। अगर मोनोमर की बात करें तो मोनोमर है क्या, मोनोमर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पॉलीमर। यानी कि जो पॉलीमर बनता है उसका एक जो पार्ट होता है वो होगा मोनोमर। जैसे कि रेलगाड़ी एक पूरा पॉलीमर है, तो एक एक डब्बा क्या हो गया, मोनोमर। मोनो मतलब एक, मर मतलब पार्ट, उस पॉलीमर का एक पार्ट। ठीक है, तो उसके बेस पे अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें तो यहाँ 2 टाइप के मिलेगा। एक बेटा मिलेगा यहाँ पर होमोपॉलीमर और एक मिलेगा आपका कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर यहाँ पर मिलेंगे तो क्या होता है जरा देखते हैं हम लोग। थर्ड वाला ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर। तो यहां पहला होमोपॉलीमर 2 टाइप के होते हैं, होमोपॉलीमर। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, सेम टाइप ऑफ मोनोमर प्रेजेंट इन पॉलीमर। यानी सेम टाइप के जो मोनोमर प्रेजेंट होंगे उन्हें कहेंगे होमोपॉलीमर। जैसे सपोज दैट यहाँ लेटर ए लिखा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा मैं साफ कर दूँ अच्छे से। देखिए अगर यहाँ पे मैं देखूँ
जैसे लेटर ए है, मान लो कोई मोनोमर है, तो इसके एक के यानी सभी के सभी मोनोमर एक जैसे हैं, यहाँ कोई दूसरा मोनोमर नहीं है, यानी सेम टाइप के, एक ही टाइप के मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, आपका पॉलीमर बनाएंगे। जैसे कि पॉलीएथिलीन है, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, तो विनाइल क्लोराइड ही केवल आपको मिलेगा, है ना। ऐसे ही नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 6 केवल एक ही टाइप का मोनोमर क्या बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा। जब एक ही टाइप के मोनोमर पॉलीमर बनाए तो उसे कहेंगे होमोपॉलीमर, ठीक है। सेकेंड, कोपॉलीमर, कोपॉलीमर, कोपॉलीमर। अब ऐसे प्रोसेस को जिसमें बनता है होमोपॉलीमराइजेशन कहेंगे, ठीक है। कोपॉलीमर जिसे कहते हैं ना को एजुकेशन, गर्ल्स और बॉयज एक ही क्लासरूम में जब बैठते हैं तो ऐसे एजुकेशन को क्या कहेंगे, को एजुकेशन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कोपॉलीमर में डिफरेंट टाइप के क्या होंगे बेटा, मोनोमर होंगे। कैसे होंगे, डिफरेंट मोनोमर, यानी उस पॉलीमर में डिफरेंट मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर चेन बनाएंगे। जैसे यहाँ देखो ए है, फिर बी आ गया, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ठीक है, या ए जैसा भी होगा। तो 2 टाइप के यहाँ पर क्या है, मोनोमर है। तो कैसा हो गया बेटा, कोपॉलीमर, यानी एक टाइप के है तो होमो, और 2 और मोर देन 2 टाइप के अगर डिफरेंट हो गए तो क्या हो गया बेटा, वो कोपॉलीमर होंगे। जैसे कि नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, यानी कि यहाँ पर एक होगा एडिपिक एसिड, मैं इसका मोनोमर लिख दे रहा हूँ, आगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे ही, एडिपिक एसिड। और बेटा क्या होगा यहाँ पर, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन, ये इसका मोनोमर है जो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। दो मोनोमर एक पॉलीमर को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया किसके बेस पर, मोनोमर के बेस पर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी और कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर किस तरीके से हम इसको क्लासीफाई करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ कि जो पॉलीमर चेन बन रही है, जो पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर चेन बन रही है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, अलग है कि एक जैसा है, तो उसके बेस पर हम इसको क्या करते हैं बेटा, क्लासीफाई करते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर उस पॉलीमर का क्या देखेंगे, उस पॉलीमर चेन की क्या देखेंगे, टैक्टिसिटी। टैक्टिसिटी का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो उसका स्टीरियो सेंटर क्या होगा। आइए समझते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ कौन सा होगा बेटा, टैक्टिसिटी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, यहाँ पर डी। तो इसको हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें पहला जो हो जाएगा, पहला होगा आइसोटैक्टिक। क्या होगा वो, आइसोटैक्टिक पॉलीमर, आइसोटैक्टिक पॉलीमर। आइसोटैक्टिक पॉलीमर का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो टैक्टिसिटी है, उसका जो स्टीरियो सेंटर होगा उस कार्बन चेन का एक जैसा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिया, जैसे सपोज दैट यहाँ पे बेटा मैंने लिया 3D स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, ये एक पॉलीमर चेन है, इस तरह से ये पॉलीमर चेन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया ये डैश लाइन, और ये क्या लिया है बेटा, ये हमने डार्क लाइन। मतलब कि आप जानते हो ये एक फ्लाइंग वेड्ज फार्मूला है किसी स्टीरियो सेंटर को रिप्रेजेंट करने का। दिस इज अ फ्लाइंग वेड्ज फार्मूला। ये क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक, देखो होता क्या है, जब यहां पर कायरल कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि स्टीरियो सेंटर कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर हम थिन लाइन बनाते हैं और एक कटी हुई लाइन, डैश लाइन कहते हैं, ये बनाते हैं, और ये बनाते हैं एक डार्क लाइन। देखा होगा आपने बुक्स वगैरह में। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का
कौन सा फार्मूला है? फ्लाइंग वेड्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला बेटा? फ्लाइंग वेड्स फार्मूला। इस फार्मूला से हम स्टीरियो सेंटर कार्बन, मतलब कि एक ऐसे कार्बन जो उसका 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना हो, वो उसको कैसे करेंगे वो बताएगा। इसमें जो ये लाइन है, पतली लाइन है, ये बताता है प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि ये बॉन्ड कहाँ है? प्लेन ऑफ द पेपर पे है, यानी कि पेपर के प्लेन पर है। और ये जो कटी लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है बिलो ऑफ द पेपर, यानी ये बॉन्ड कहाँ है? बिलो ऑफ द पेपर, यानी कि पेपर के बिलो में। और जो डार्क लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एबव ऑफ द पेपर। और चूंकि देखो पॉलीमर बनता है तो यहां पर ये सभी कार्बन एक चेन फॉर्म में है, इसका जो बैकबोन है, पॉलीमर का जो बैकबोन है कार्बन ही है, तो उसी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे चेक करना होता है। तो इस फ्लाइंग वेड्स फार्मूला की हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्ट्रक्चर बना कैसे, थोड़ा उसको समझते हैं। तो मैं इसके लिए 4 पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर 4 पेन से मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट बेटा, ये मेरे पास 4 पेन हो गया, ठीक है। ये 4 पेन मैंने ले लिया और सपोज दैट ये है पेपर, ठीक है। अब ये कार्बन है इस तरह से। ये आप सभी जानते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो इसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हमें रिप्रेजेंट करना है किससे? फ्लाइंग वेड्स फार्मूला से। तो ये हो गया, तो 3D स्ट्रक्चर है बेटा, ये 3D स्ट्रक्चर है, चारों तरफ है, कैसा भी रखेंगे सब 3D स्ट्रक्चर ही बोलेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो इसको कॉपी पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे ये कॉपी हो गया, प्लेन हो गया, तो इसके 2 बॉन्ड प्लेन ऑफ द पेपर आ जाएंगे। देखो 2 बॉन्ड, जो पतली लाइन है वो प्लेन ऑफ द पेपर, ये इस तरह से है, और एक बॉन्ड ऊपर दिख रहा है, एक बॉन्ड नीचे दिख रहा है। तो इसी को हम कह देंगे जो ऊपर दिख रहा है ये डार्क लाइन से है, जो नीचे दिख रहा है वो कटी लाइन से है। तो इसे कहेंगे फ्लाइंग वेड्स फार्मूला, ठीक है। इस तरह से प्लेन ऑफ द पेपर दिखा ना, इस तरह से, ठीक है। अब इसी चीज़ को, यानी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, क्योंकि पॉलीमर चेन कैसा होता है? कार्बन बैकबोन होती है, कार्बन की चेन होती है। तो यहाँ पर जो इसके साइड ग्रुप जुड़ेंगे अगर एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पर मान लो ये बिलो ऑफ द पेपर है, कटी लाइन पर, और ये कोई ग्रुप हो गया मान लो जुड़ा हुआ है डिफरेंट दिखाने के लिए, तभी तो ये बनेगा ना स्टीरियो सेंटर कार्बन। स्टीरियो सेंटर कार्बन कब बनेगा? जब ये कायरल कार्बन होगा, मतलब इसके जो वैलेंसी होगी डिफरेंट एटम ऑफ ग्रुप के साथ जुड़ी होगी, तो उससे कहेंगे कायरल कार्बन। तो इसमें सभी के सभी कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे, यानी ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर सेम, सभी स्टीरियो सेंटर एक जैसे हैं। मतलब जो H है वो कटी लाइन पर है, और जो R ग्रुप है, कोई अदर जो साइड चेन हो या कोई अदर ग्रुप है, वो एबव ऑफ द पेपर है। यानी ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर सेम। जब सभी स्टीरियो सेंटर्स सेम हो, इसी को टैक्टिसिटी कहते हैं, इसी को टैक्टिसिटी कहेंगे, ठीक है। टैक्टिसिटी मतलब कॉन्फ़िगरेशन। जब सभी कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे हैं तो आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब हो गया सेम, एक जैसे हैं, तो उससे कहेंगे आइसोटैक्टिक। अब दूसरा क्या होगा? सिनडायोटैक्टिक। सिनडायोटैक्टिक। तो सिनडायोटैक्टिक पॉलीमर में क्या होगा बेटा? इसमें जो पॉलीमर चेन मिलेगी उसका जो स्टीरियो सेंटर होगा वो अल्टरनेट होगा। मतलब एक बार अगर अबव ऑफ द पेपर है तो दूसरी बार कहाँ होगा? बिलो ऑफ द पेपर। ये इस तरीके से। अगर यहाँ पर इस स्टीरियो सेंटर कार्बन पर हाइड्रोजन अगर बिलो ऑफ द पेपर है और कोई ग्रुप R एल्काइल ग्रुप अगर अबव ऑफ द पेपर है, तो अगले स्टीरियो सेंटर पर इस डैश लाइन पर मतलब बिलो ऑफ द पेपर पर क्या आ जाएगा? एल्काइल ग्रुप, और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इस पर क्या होगा? फिर चेंज हो जाएगा। फिर क्या चेंज होगा? फिर से ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ये वाला जो आपका है ये आ जाएगा। तो इसमें H यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया, फिर अगली बार में R यहाँ आ गया, H यहाँ हो गया। मतलब अल्टरनेशन, यानी एक स्टीरियो सेंटर कार्बन। अच्छा, ये जो पॉलीमर चेन होगी कंटिन्यूएशन में रहेगी, बस उसका एक पीस लेकर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं।
तो अगर इस स्टीरियो सेंटर पर हाइड्रोजन बिलो ऑफ द पेपर है और कोई ग्रुप अगर एबव ऑफ द पेपर है तो अगले वाले कॉन्फ़िगरेशन में इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें आर कहाँ आ जाएगा, डैश लाइन पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका एबव ऑफ द पेपर यानी कि डार्क लाइन पर। फिर अगले वाले में फिर से हाइड्रोजन कहाँ आ गया, फिर से हाइड्रोजन आ गया डैश लाइन पर, और एल्काइल ग्रुप कहाँ आ गया, एबव ऑफ द पेपर। तो ये अल्टरनेशन मिल रहा है, यानी कि अल्टरनेशन इन टैक्टिसिटी यानी कि टैक्टिसिटी में क्या है बेटा, अल्टरनेशन आ गया। जब टैक्टिसिटी में अल्टरनेशन आएगा एक के बाद एक, ठीक है, तो उसे कहेंगे सिनडायोटैक्टिक। क्या कहेंगे, सिनडायोटैक्टिक। अगर सभी कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे हैं उस पॉलीमर चेन की तो उसे कहेंगे आइसोटैक्टिक। और तीसरा यहां बन जाता है एटैक्टिक पॉलीमर। तो एटैक्टिक जो पॉलीमर होगा इसमें स्टीरियो सेंटर हैव रैंडम अरेंजमेंट, मतलब कि इसमें स्टीरियो सेंटर्स रैंडमली अरेंज होंगे। कोई इनमें एक फिक्स अल्टरनेशन या कोई सीरियल नहीं मिलेगा। इसमें रैंडमली सभी के सभी जो होंगे ग्रुप और उसके हाइड्रोजन होंगे वो रैंडमली यहाँ पे क्या होंगे, अरेंज होंगे। जैसे यहाँ आप देखो यही चीज़ है, बस यहाँ मैंने एक रफ तरीके से बना दिया है समझने के लिए। यानी किसी भी टाइप का कोई भी इनमें क्या है, कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं मिलेगी या फिक्स तरीके का अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। मतलब इस तरीके के जो पॉलीमर होंगे स्टीरियो सेंटर्स हैव रैंडम कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसमें जितने भी स्टीरियो सेंटर कार्बन होंगे, स्टीरियो सेंटर कार्बन का मतलब जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग एटम और ग्रुप के साथ जुड़ी होती है, सभी जानते हैं उसको, ठीक है। तो इनमें रैंडम स्टीरियो सेंटर मिल रहा है, इसमें अल्टरनेशन मिल रहा है, अल्टरनेशन इन टैक्टिसिटी, और इसमें क्या हो, जो स्टीरियो सेंटर है वो एक जैसा मिल रहा है। जब एक जैसा मिलेगा तो आइसोटैक्टिक, अल्टरनेट मिलेंगे तो सिनडायोटैक्टिक, और रैंडमली मिल गए, अगर रैंडमली कोई फिक्स पोजीशन नहीं है रैंडमली तो हो जाएगा एटैक्टिक, यानी कोई इसमें टैक्टिसिटी नहीं है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बेटा यहाँ तक कवर किया टैक्टिसिटी तक। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो लेक्चर देंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लासिफिकेशन जो अगले हेडिंग में है, ठीक है, छोटे छोटे रहेंगे तो उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। आप लोग बिल्कुल एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो उसको आप लोग जरूर कमेंट करिए और अच्छी तरीके से उसकी स्टडी करिए, और वीडियो लेक्चर को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और सभी लोग भी सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कराइए। मैं अब पर डे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको पर डे वीडियो दूँ, और जल्द ही कोर्स भी लॉन्च करूँगा। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आगे की चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए इतनी चीज़ें आप लोग अच्छे से तैयार करिए। ओके, थैंक यू।